కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మహారాష్ట్రలో పర్యటిస్తున్నారు. ఇక కొల్హాపూర్ సభలో రాహుల్ గాంధీ అయితే పాల్గొన్నారు. ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాన్ని రాహుల్ ఆవిష్కరించిన అనంతరం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं. अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं, मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है. और एक तरफ से बंद नहीं है. मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली. चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है. अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था. नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है. पद्म लोटस के शेप में है और उसको भी 6 लोग चलाते थे. आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं. और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं. हिस्ट्री बदली जा रही है. आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी. रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं. तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद. इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है. एक भी नहीं. मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें. मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए. अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए. सीईओज को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए. एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए. नहीं मिलेगा. मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए. 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा. और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है और 90% है ही नहीं कहीं. हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी देख लीजिए. अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं. उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा. तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं. अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है. अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है. पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए
आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए, तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया, नाम बहुत सुंदर दिया, अग्निवीर, मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए। आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए हैं, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं। एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया, उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए, कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया, और आपने रिजर्वेशन हटा दी। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं, और फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है। मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हाँ ठीक है, मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का। से मिल रहे थे, उससे यह देखकर स्पष्ट हो गया है कि अब भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो बाइडेन और मोदी जी, इनकी बॉन्डिंग पूरी विश्व ने देखी है। इससे पता चलता है कि विश्व में हमारे देश और मोदी जी का प्रभाव कितना बड़ा है, और इसलिए हमारे देश आगे बढ़ रहा है। इसका हमें गर्व है, हमें फख्र है, हमें अभिमान है। मोदी जी, आप देश के गौरव के साथ मान सम्मान और देश की शान भी हो। 140 करोड़ जनता को आप पर गर्व है। यन से नरेंद्र और एम से मोदी होता है, लेकिन मैं कहता हूं यन से नेशन और एम से मिशन। और नेशनल डेवलपमेंट के मिशन पर हमारे मोदी जी है, इसका भी हमें अभिमान है। मोदीजींच्या प्रेरणेने, त्यांच्या आशीर्वादाने गेल्या 2 वर्षात राज्याच्या विकासाला स्पीड आलाय, गती आली आहे। डबल इंजिन सरकारचं काम विकासाच्या बुलेटच्या वेगाने पुढे जात आहे। ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनांनी
राज्यातील जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि सुख समाधान या ठिकाणी देण्याचं काम करतोय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना माझ्या लाडक्या बहिणी पण आहेत, लाडके भाऊ पण आहेत. लाडकी बहन योजना सुपरहिट ठरलेली है. शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर है. 2 करोड़ से ज्यादा हमारे बहनों के खाते में 3 हफ्ते चले जा रहे हैं, 4,500 रुपए. और ये योजना विपक्ष कहते हैं कि हम बंद करेंगे, लेकिन कोई भी माई का लाल हमारे बहनों की ये लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारे गोर गरीब बहनों के लिए है. हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम इस राज्य का कारोबार कर रहे हैं और इसलिए डबल इंजन की सरकार सभी वर्ग को न्याय देने का काम कर रहा है. किसान हो, माता बहनें हो, मेरे भाई लाडले भाई हो, ज्येष्ठ हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं. शेतकरी, कष्टकरी, गरीब महिला, युवक या सगळ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करतोय. त्यामुळेच आपलं सरकार आता लाडकं सरकार झालेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. मोदीजी महाराष्ट्रात जेव्हा येतात तेव्हा रिकाम्या हाताने येत नाहीत किंवा नुसतं भाषण देऊन जात नाहीत. ते महाराष्ट्राला भरभरून देतात. ते आमच्याकडून कामही करून घेतात आणि पाठीवर शाबासकीची थापही देतात. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. परंतु त्यानंतरही विरोधक टीका करतच राहतात. लेकिन मैं कहता हूं, जलने वाले जलेंगे, बढ़ने वाले आगे ही बढ़ेंगे. मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे विश्व पर राज करेंगे. आणि म्हणून केवळ मुंबई नाही, पुणे नाही, सगळी शहरं जी आहेत ही विकसित झाली पाहिजे, शक्तिशाली झाली पाहिजे, असा आपला प्रयत्न आहे. आणि म्हणून त्यासाठी प्रचंड ऊर्जा, सामर्थ्य आणि इच्छाशक्ती लागते. ती आम्हाला आदरणीय मोदीजींकडून मिळते आणि अशीच ऊर्जा आणि सामर्थ्य संत सेवालाल यांच्या स्मारकामुळे देखील मिळणार आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो की आता एक मोठं काम उभं राहिलेलं आहे. संजय राठोड यांनी सातत्याने प्रयत्न केला. देवेंद्र जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा सुरुवात झाली, पण मधल्या सरकारमध्ये संजय काही पैसे मिळाले नाही. पण आपलं सरकार आल्यानंतर 700 कोटी रुपये या आपल्या प्रकल्पाला आपण दिले. हे देखील मी या ठिकाणी सांगू इच्छितोय. हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है. सोशो इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है. जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं. मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं. ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं. आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है. एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ. अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना. कहोगे चोट लगी है, एक्सरे करानी है. तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान का. हम उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे. हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं. हम जानते हैं कि चोट लगी है. हमें नहीं मालूम कि कॉम्पाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है. हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको. हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है. अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं,
वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे।